वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग वेव यानी कि तरंग के बारे में और ध्वनि के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। हमने आपको कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ बताई। हमने आपको बताया कि मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट समझाया। आज हम जो हमारा साउंड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और कंटेंट तो आपने देख ही लिया है। हम बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी से क्या मतलब है, या पिच से क्या सेंस आता है, हमारा तारत्व जिसको कहते हैं, क्वालिटी क्या होती है। और फिर हम पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि के बारे में जानेंगे जिसको हम कहते हैं इको। फिर हम पढ़ेंगे अनुरणन। अनुरणन क्या होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। फिर हम पढ़ेंगे परावर्तन, मतलब ये रिफ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। फिर हम ध्वनि की कुछ शब्दावली होती है, जैसे कि आयाम क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है या वेवलेंथ कह लीजिए, टाइम पीरियड मतलब कि आवर्तकाल क्या होता है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं। ये जो ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं ये ध्वनि के प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता से क्या सेंस होता है या इंटेंसिटी से क्या सेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, तीव्रता का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है आवाज़ का मंद सुनाई देना, और दूसरा मतलब होता है आवाज़ का तेज सुनाई देना। तेज का मतलब दोस्तों होता है लाउड। तो अगर कभी तीव्रता की बात की जाए या इंटेंसिटी की बात की जाए तो उसका साफ और सीधा मतलब होता है कि हम आवाज़ की मंदता की या आवाज़ की लाउडनेस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई रेलगाड़ी हमारे पास आ रही है और उसकी आवाज़ अगर हमको सुनाई देती है, कभी तेज या कभी धीमी, तो ये निम्न में से ध्वनि का कौन सा प्रॉपर्टी है, तो आप इंटेंसिटी से रिलेट कीजिएगा। अब आपको इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक मुख्य बात कि देखिए, जो तीव्रता मापने की इकाई होती है, तीव्रता या इंटेंसिटी मापने की जो इकाई होती है दोस्तों, डेसिबल होती है। डेसिबल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी कहते हैं। देखिए, अगर हम ध्वनि की तीव्रता मापने की बड़ी इकाई की बात करें, तो वो होती है दोस्तों बेल। और जो हमारा एक बेल होता है, देखिए जो हमारा एक बेल होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो हमारा एक बेल होता है वो कितने डेसिबल के बराबर होता है। तो देखिए, अगर अब इंटेंसिटी की कभी भी बात हो तो बस आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि आवाज़ हमको धीमी सुनाई दे रही है या आवाज़ हमको तेज सुनाई दे रही है। जहाँ पे धीमा या तेज का कंसेप्ट आएगा वहाँ पे हम बात करेंगे तीव्रता के बारे में, मतलब इंटेंसिटी के बारे में। और इंटेंसिटी को मापने की इकाई होती है डेसिबल, और अगर हम बड़ी इकाई की बात करें तो होती है बेल, और एक बेल बराबर हमारा होता है 10 डेसिबल। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है ध्वनि की, जिसको हम कहते हैं तारत्व, या इंग्लिश में कहते हैं पिच। तो पिच का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पिच होता है
या जो हमारा तारत्व होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आगे से आप कभी भूलेंगे नहीं। साउंड का या ध्वनि का पतला होना और दूसरा पहलू होता है इसका दोस्तों, साउंड का मोटा होना, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा पिच होता है उससे साउंड का पतला होना या साउंड का मोटा होना, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने टीवी पे कई प्रोग्राम्स देखते होंगे, जैसे कि इंडियन आइडल हो गया या सारेगामापा हो गया, तो उसमें जो जजेस रहते हैं अक्सर ये कमेंट देते हैं कि भाई आपकी पिच हाई है या आपकी पिच लो है। तो पिच हाई या पिच लो होने का मतलब होता है, अगर पिच हमारी लो है तो हमारी जो आवाज़ है मोटी होगी, और अगर हमारी पिच हाई है मतलब तारत्व अगर हमारा ज़्यादा है तो जो हमारा साउंड है वो पतला होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, पतले होने का मतलब किनका किनका पतला होता है? महिलाओं का। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, और क्यों पतली होती है? क्योंकि उनकी पिच हाई होती है। फिर हम बात करें छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। और पतली क्यों होती है? क्योंकि उनकी पिच हाई होती है, छोटे बच्चों की आवाज़। इसी तरीके से अगर हम साउंड के मोटे होने की बात करें तो पुरुषों की आवाज़, ठीक है, पुरुषों की आवाज़। अब देखिए, हम लोगों की जो आवाज़ होती है दोस्तों, वो महिलाओं या लड़कियों के कंपैरिजन में बहुत मोटी होती है। ऐसे ही हम बात करें जंगल के राजा की, मतलब शेर, जो शेर की दहाड़ होती है उसकी भी जो पिच होती है लो होती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए इनकी जो पिच होगी वो लो होगी और इनकी जो पिच होगी, इनकी जो पिच होगी वो हाई होगी। तो पूछा जाता है कि अगर कोई महिला है वो बोल रही है या बात कर रही है तो किस कारण से उसकी आवाज़ पतली है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देता है आपका। एक दे देगा इंटेंसिटी, दूसरा दे देगा पिच, तीसरा दे देगा क्वालिटी, और चौथा नन ऑफ दीज दे देगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जब भी पिच की बात आएगी तो हमारी आवाज़ मोटी है या पतली है, हम इससे कोरिलेट करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में बताया, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या था दोस्तों? हमारी आवाज़ तेज़ है या धीमी है। जैसे आप चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ तेज़ होती है, मतलब हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो हमारी इंटेंसिटी कम होती है और वो आवाज़ धीरे धीरे आती है। लेकिन पिच की बात करें तो जो हमारी ध्वनि निकल रही है ना, ध्वनि का मोटापन या ध्वनि का पतलापन, इससे हम पिच को कोरिलेट करते हैं। चलिए अब हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ध्वनि की तीसरी प्रॉपर्टी आती है क्वालिटी या गुणता। जैसे हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए और फिर हम इसको दैनिक जीवन में कैसे समझना है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए होता क्या दोस्तों, समान आवृत्ति, समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता, समान तीव्रता की दो ध्वनियां, समान तीव्रता की दो ध्वनियां यदि एक सोर्स से आती हैं, यदि एक सोर्स कह लीजिए या स्रोत कह लीजिए, एक स्रोत से निकलती हैं तो उनके बीच अंतर पहचानने को या अंतर करने को
गुणता कहते हैं या क्वालिटी कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक से डेफिनेशन हो गई कि अगर समान फ्रीक्वेंसी है हमारी, मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी है और इक्वल इंटेंसिटी है, और इस प्रकार से दो साउंड्स अगर सेम सोर्स से निकल रही है, तो अगर उनके बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि मतलब कौन सी ध्वनि कौन सी है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्वालिटी। अब आप उदाहरण से समझिए, ये तो परिभाषा थी। जैसे मान लीजिए कि हम रेडियो पे कोई डायलॉग सुनते हैं और उसमें कोई एक्टर आता है और अपना डायलॉग बोलता है। जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन आते हैं और वो अपना डायलॉग बोलते हैं, तो आप अमिताभ बच्चन को देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से आप उनको पहचान जा रहे हैं। तो जो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है ध्वनि की, ध्वनि पहचानने की, उसको हम कहते हैं क्वालिटी। या आप ऐसे कह लीजिए कि जब आपके पास फ़ोन आता है अननोन नंबर से, और मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड फ़ोन कर रहा है और जैसे ही वो वहाँ से हेलो बोलता है, तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है, ये हमारा दोस्त है। तो आवाज़ की क्वालिटी से ही आप उसको पहचान लेते हैं। तो इसी को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। मतलब फ्रीक्वेंसी भी समान है, तीव्रता भी समान है, और दो ध्वनियाँ आ रही हैं और हम दोनों ध्वनि को अलग अलग पहचान लेते हैं कि कौन सी ध्वनि किसकी है। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वालिटी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे ध्वनि के अभिलक्षण। अब चलिए हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए, ये जो हमारी साउंड की प्रॉपर्टी होती है और जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है एकदम सिमिलर होती है। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये हमारी होती है एक परावर्तक सतह। ये होती है हमारी एक परावर्तक सतह, और जब कोई ध्वनि की जो तरंग होती है इस प्रकार आती है, इस परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम कहते हैं ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, हो सकता है कि हमारी जो ये माध्यम है, ये माध्यम हो सकती है वायु, और ये माध्यम हमारा हो सकता है जल। तो ये हमारे दो माध्यम हो गए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो जिस माध्यम से ध्वनि आती है उसी माध्यम में ये लौट जाती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से आती है एवं परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को दोस्तों हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही बेस्ड है इको, जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो चलिए हम प्रतिध्वनि के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इको या प्रतिध्वनि क्या होती है। इको या प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि हमको ध्वनि दो बार सुनाई देगी, और वो दो बार किस प्रकार से सुनाई देगी, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा ये एक सोर्स है, ठीक है। अब सोर्स में हम मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, और ये लड़का कुछ बोलता है या चिल्लाता है। तो यहाँ से ध्वनि तरंग इस प्रकार से जाती है, और जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमारी एक परावर्तक सतह है, ये हमारी है
परावर्तक सतह। तो ये ध्वनि जाती है और इस परावर्तक सतह से टकराती है। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई एक श्रोता है जो यहाँ पर बीच में खड़ा है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक श्रोता खड़ा है इस तरीके से। तो एक बार जब ध्वनि यहाँ से जा रही थी तो इसके कानों में सुनाई दी, और जब ध्वनि यहाँ से लौटेगी, लौटने के बाद पुनः इसको सुनाई देगी। तो इसको क्या होता है दोस्तों कि 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। तो इसको हम कहते हैं इको ऑफ साउंड, या ध्वनि की प्रतिध्वनि वाली प्रॉपर्टी। होता क्या है दोस्तों, जो हमारी ये परावर्तक सतह है, ये कोई भी सतह हो सकती है। आप इसको पहाड़ समझ लीजिए, नदी समझ लीजिए, ठीक है, या दीवार समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों परावर्तक सतह। तो यहाँ से टकरा के दोबारा ध्वनि आती है और हमको सुनाई देती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम इसमें आपको कंडीशंस के बारे में बताते हैं। देखिए, ध्वनि हमारे कानों में 1/10 सेकंड समय अंतराल के लिए सुनाई देती है। समय अंतराल के लिए सुनाई देती है। अब इसका आप मतलब समझिए दोस्तों। देखिए, मतलब हमारे पास जो टाइम है दोस्तों वो कितना है, 1/10 सेकेंड। जो ध्वनि की चाल होती है आपको पता है वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें, तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 332 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। मतलब आपका यहाँ आ जाएगा 33.2। तो आपका ये जो 33.2 मीटर आ रहा है दोस्तों, ये क्या है कि ये जो हमारी ध्वनि यहाँ पर गई थी इस तरीके से, और जो आई थी, ये टोटल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। तो अगर हम इसका आधा कर दें, ठीक है, अगर हम इसका आधा कर दें, कितना कर दें, 33.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 16.6 मीटर। तो अब देखिए, प्रतिध्वनि के लिए जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था वो यही कंडीशन है कि सोर्स और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। देखिए, ये हमारी डिस्टेंस आ गई 16.6 मीटर, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी ध्वनि होती है 1/10 सेकंड के डिफरेंस पे हमको सुनाई देती है। अगर हमारा साउंड का डिफरेंस 1/10 सेकंड से कम होगा तो ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए अगर हम जब भी प्रतिध्वनि की बात करेंगे या जब भी हम इको की बात करेंगे, तो उसमें यदि आपसे पूछता है कि सोर्स और परावर्तक सतह इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 16.6 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों प्रतिध्वनि का कंसेप्ट। अब हम ध्वनि के रिफ्लेक्शन पे ही एक और घटना के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है, और उस घटना का नाम होता है दोस्तों अनुरणन। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अनुरणन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अनुरणन होता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि जो अनुरणन होता है या जो अनुरणन की प्रॉपर्टी होती है वो ध्वनि के किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्पेस है, ये हमारे पास कोई स्पेस है, या कह लीजिए कि हमारे पास ये कमरा है और कमरे में कुछ भी नहीं है, ये हमारा खाली कमरा है, खाली कमरा है, ठीक है। तो जब आप इसमें बोलते हैं तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं दोस्तों,
वो इस तरीके से दीवारों से टकराती हैं और टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर उधर इस तरीके से ट्रेवल करती रहती हैं। तो होता क्या है कि हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। लेकिन अगर हम क्या करें दोस्तों, इस कमरे को धीरे धीरे भरते जाएं। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई चीज़ रख देते हैं, सोफ़ा रख दिए, यहाँ पे टीवी रख दिए, यहाँ पे बेड रख दिए, यहाँ पे कपड़ा रख दिए। इस तरीके से जब आप स्पेस को फिल करते जाएंगे तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो अनुरणन की घटना है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब ये जो स्पेस जैसे जैसे भरता जाता है ये क्या करता है दोस्तों, ध्वनि तरंगों को एब्जॉर्ब करते जाता है, सोखते जाता है। और क्या होता है कि जो ध्वनि अब गूंजा करती थी नहीं गूंजती है। तो दोस्तों ये घटना कहलाती है अनुरणन की घटना। अब हम इसका दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ देखते हैं? तो देखिए, दैनिक जीवन में अगर हम प्रयोग की बात करें तो आता है सिनेमा घर की दीवारें, सिनेमा घर की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं। ठीक है, खुरदुरी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं भाई खुरदुरी? वो इसलिए बनाई जाती है दोस्तों, आप देखते होंगे कि सिनेमा घर में बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे होते हैं, मल्टीपल स्पीकर्स लगे होते हैं। और जब हमारे साथ मूवी में हमारे दोस्त और सब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि अगर कोई सीन आता है, कोई लड़ाई चल रही है या बम फटता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, या कोई भी डायलॉग हो रहा है तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है। अब अगर दीवार एकदम चिकनी बना दी जाएगी तो वो जो आवाज़ है रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों के पर्दों पर कई बार पड़ेगी, जिससे कि हमारे कानों में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर हम खुरदुरी बनाते हैं तो कितनी भी तेज़ आवाज़ हो, जो सिनेमा घर की दीवारें उसको समेट लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ध्वनि को सोख लेती हैं और हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये होता है दोस्तों अनुरणन, और अनुरणन का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग। तो दोस्तों ये होता है अनुरणन। और दैनिक जीवन में यदि इसका एग्जाम्पल पूछा जाए या इसका एप्लीकेशन पूछा जाए तो जो सिनेमा घर वाला मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे प्रतिध्वनि की हम बात कर रहे थे तो उसमें भी क्या होता है, नदी की गहराई, समुद्र की गहराई इत्यादि हमको अगर ज्ञात करनी होती है तो हम प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम ध्वनि की एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। चलिए हम पढ़ते हैं ध्वनि का अपवर्तन। तो इसके पहले मैंने आपको परावर्तन बताया जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, और ये होता है दोस्तों रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि देखिए, अगर हमारे पास ये परावर्तक सतह है तो ध्वनि की जो तरंग होती है वो एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की जो घटना होती है दोस्तों उसको हम कहते हैं अपवर्तन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होगा मीडियम, जो ये माध्यम है। देखिए दोस्तों, ये हमारी है परावर्तक सतह, ठीक है। अब हमारा ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये दोस्तों हमारा है मीडियम 2, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियम 2। तो अब देखिए हमारा 2 मीडियम है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक होता है हमारा सघन माध्यम, ठीक है, और एक होता है दोस्तों विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो सबसे ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो देखिए, जो सघन माध्यम होता है इसमें अणु पास पास होते हैं, इसमें अणु पास पास होते हैं। और जो विरल माध्यम होता है दोस्तों इसमें अणु दूर दूर होते हैं, दूर दूर
होते हैं। देखिए तो बेसिक डेफिनेशन है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, उस उदाहरण के जरिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल है, क्योंकि हमेशा आपके सामने दो माध्यम आएंगे और आपको कंपेयर करके देखना होगा कि कौन सा सघन होता है और कौन सा विरल होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के जरिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे तीन माध्यम लेते हैं। एक लेते हैं ठोस, एक लेते हैं द्रव और एक लेते हैं दोस्तों गैस। सबसे पहले आप इन दोनों को पकड़ के चलिए, ठोस और द्रव को। तो यहाँ पे ठोस क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे ठोस हो जाएगा सघन और हमारा द्रव हो जाएगा विरल। ठीक, अब यहाँ से हम द्रव और गैस को पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों द्रव क्या हो जाएगा सघन और गैस क्या हो जाएगा विरल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। तो ये मैंने आपको समझा दिया उदाहरण के लिए कि कभी आप कंफ्यूज मत होइए कि भाई कभी पानी सघन हो जा रहा है तो कभी पानी विरल हो जा रहा है। आपको हमेशा जो भी मीडियम दिया होगा उस मीडियम से कंपेयर करके देखना है। तो अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, जब ध्वनि तरंग सघन से विरल और दूसरा पॉइंट है विरल से सघन की ओर जाती है, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो जब सघन से विरल की ओर जाएगी ना, तो यहां पर क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर। और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, विरल से सघन आ रही है तो अभिलंब के पास। ठीक है, अभिलंब के पास। तो ये तो देखिए मैंने आपको बता दिया सिंपल कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी ध्वनि तरंग, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको फिगर के जरिए बता देता हूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई परावर्तक सतह और ये जो हमारा होता है ये होता है दोस्तों अभिलंब। इसको हम कहते हैं नॉर्मल या इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, इसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। ये हमारा हो गया माध्यम एक, या छोड़िए माध्यम एक से अच्छा है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ सीधे। यहाँ लिख देता हूँ मैं सघन, सघन और विरल। ठीक है, तो आप इसको परावर्तक सतह कहिए या अपवर्तक सतह कहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पे आप पॉलिश कर देते हैं तो ये परावर्तक सतह होती है, और जब ये ट्रांसपेरेंट टाइप की हो जाती है जो आर पार जाने देती है तरंगों को तो अपवर्तक सतह हो जाती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको परावर्तक सतह लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, ध्वनि की तरंग जब सघन माध्यम से आती है और विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब मैंने दूसरा केस बताया था, सेम इसी को ले लीजिए आप।
इस फिगर को आप उल्टा देखते तो भी आपको समझ में आ जाता। देखिए, अगर हम माध्यम कर दें विरल, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब विरल माध्यम से तरंग आएगी और सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये पूछा जाता है कि भाई जब सघन से विरल में जाती है तो तरंग अभिलंब से दूर हो जाती है या पास हो जाती है, या जब विरल से सघन में आती है तो तरंग अभिलंब से दूर होती है या पास। अब इसका हम आपको एक दैनिक जीवन में प्रयोग बताते हैं कि कहाँ पे हम ध्वनि के अपवर्तन का प्रयोग देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो ये है कि रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। तो देखिए दोस्तों, ये रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम दिन की बात करें तो सूर्य से ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। तो दिन में क्या करता है, ये पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है, पृथ्वी को गर्म करता है। अब देखिए पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो यहाँ के जो अणु होते हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और यहाँ आ जाते हैं और इस तरीके से जमा होने लगते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा माध्यम होता है वो विरल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर साइड में हमारा माध्यम होता है वो सघन हो जाता है। तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर हम दिन में बातचीत करते हैं या दिन में किसी को बुलाते हैं तो जो हमारी ध्वनि होती है एक्सपेंड नहीं होती है, ध्वनि की तरंग इस तरीके से जाती है और वापस यहाँ पर आ जाती है। तो क्या होता है, इसका जो परास होता है, रेंज होता है, वो कम हो जाता है। तो हमको दिन के समय हमारी आवाज़ दूर तक नहीं जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रात में क्या होता है। देखिए, रात में दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो होती है ठंडी, और ठंडी होने के कारण हमारे जितने भी अणु होते हैं वो पृथ्वी के नज़दीक रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो माध्यम होता है वो हो जाता है सघन, और जो ऊपर माध्यम हमारा होता है ऊपर इस तरीके से वो हो जाता है दोस्तों विरल, ठीक है, ये हमारा हो गया विरल। तो होता क्या है कि जो हमारी ध्वनि तरंग है दोस्तों वो इस तरीके से, हमारी ध्वनि तरंग जैसे आप बोलेंगे तो हमारी ध्वनि तरंग इस तरीके से फैलती है रातों में, ठीक है, क्योंकि अभिलंब की तरफ झुकेगी और जितना अभिलंब की तरफ झुकेगी हमारा जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि हमको रात में जो होती है आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है, जबकि दिन में हमको आवाज़ ठीक से या दूर तक नहीं सुनाई देती है। तो अक्सर पूछा जाता है कि रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है ध्वनि के अपवर्तन के कारण, और जब ध्वनि का अपवर्तन होता है तो उसका जो रेंज होता है बढ़ जाता है, और रेंज बढ़ने के कारण हमको ध्वनि थोड़ी दूर तक सुनाई देती है। तो चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आयाम क्या होता है या एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी एक ध्वनि तरंग है इस तरीके से, ये हमारी ध्वनि तरंग है। तो अगर हम इसके आयाम की बात करें
तो इसके माध्य स्थिति के मतलब तरंग अपने माध्य स्थिति के एक तरफ जितना अधिकतम दूरी तय करती है उसको हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस होती है या ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारा आयाम। इसे हम कहते हैं आयाम। स्मॉल s इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, वो ये होता है कि तरंग अपने माध्य स्थिति के एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन तय करती है, जितना अधिकतम विस्थापन तय करती है, उसे तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों एम्पलीट्यूड या आयाम। अब हम चलिए बात करते हैं तरंग दैर्घ्य से कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, या वेवलेंथ। ये हमारा एक तरंग हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ये जिसको हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो पीक है, इसको हम कहते हैं श्रृंग, ठीक है। और जो ये नीचे क्रस्ट है इसको हम कहते हैं गर्त, ठीक है। तो दो श्रृंग के बीच में जो दूरी होती है या जो दो गर्त के बीच में दूरी होती है उसी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। देखिए जो हमारी ये डिस्टेंस हो गई या जो हमारी टोटल ये डिस्टेंस हो गई, ये हमारी होती है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि हमारी वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है कि उसमें कह दे कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी हमारी 5 मीटर है, तो ये बताइए कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जब दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी दे दिया है तो वही हमारा तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए दोस्तों, तरंग को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। देखिए ये हमारी हो गई दोस्तों तरंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों तरंग का एक चक्कर।
ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा चक्कर। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो ये होता है टाइम पीरियड, और आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी बराबर होता है हमारा 1/आवृत्ति। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आवर्तकाल के बारे में, और आवृत्ति के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो चलिए आज फाइनली हम वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो तरंग का वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल होता है उस पर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो हमारा ये होता है संबंध v बराबर n लैम्डा, जहाँ पे हमारा जो v होता है दोस्तों ये होता है वेग, जो हमारा n है वो होता है आवृत्ति, और जो हमारा लैम्डा है वो होता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों ये होता है हमारा वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध, और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कोई भी दो चीज़ दे देगा और तीसरा चीज़ पूछ लेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सेशन भी पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके प्रॉब्लम्स का, डाउट का सलूशन दिया जाएगा, समाधान किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।